दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्राचीन कालीन इतिहास। और प्राचीन कालीन की इतिहास की जो सीरीज चल रही है, जिसमें पहला वीडियो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम एकदम स्टार्ट से, यानी बिल्कुल स्टार्ट से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले एक ब्रिटिश यात्री थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। कौन से थे? चार्ल्स मैसन। ये भारत की यात्रा पर आए और उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया और वहाँ पर उन्होंने पाया कि जो राजस्थान और जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, जो इन जो क्षेत्रों में उन्होंने देखा तो उनको एक ऊंचे ऊंचे टीले नजर आए। किस प्रकार से ऊंचे ऊंचे टीले नजर आए? तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही प्राचीन कालीन के कुछ इसमें अगर इसकी खुदाई की जाए तो प्राचीन कालीन के बहुत से अवशेष यहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने इसके लिए 1842 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। और उन्होंने बताया कि भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं, अगर वहाँ की खुदाई की जाए तो हजारों वर्ष पहले के कुछ अवशेष अवश्य देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और समय बीतने के बाद में, इसके बाद में 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न ये महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए आते हैं। और जब रणजीत सिंह से मिलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं, इन ऊंचे ऊंचे खंडरों को देखते हैं और उनको भी एहसास होता है कि अगर इस चीज की, अगर हम इन जो ऊंचे ऊंचे खंडर हैं इनकी अगर हम खुदाई कराते हैं, यदि खुदाई की जाती है तो इसमें बहुत से अवशेष हमको मिलेंगे, जिनसे पता चलेगा कि प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो किस प्रकार की थी। तो इस चीज को ध्यान दिया गया और 1856 ईस्वी में विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन जब कराची से लाहौर के बीच में जब रेल लाइन बिछा रहे थे, उस समय उन्हें कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। तो जब ईंटों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मजदूरों से कहा कि भाई हमें यहाँ पर ईंटों की जरूरत है। तो मजदूरों ने कहा अभी साहब हम ईंट ला कर देते हैं। वो पास के खंडार में गए और वहाँ से ईंट लेकर आए। जब वहाँ के इंजीनियरों देखा, उन ईंटों को देखा तो उनको बिल्कुल अलग वो ईंट नजर आए। इसीलिए उन्होंने पूछा कि मजदूर से पूछा कि ये ईंट आगे कहाँ से लेकर आओ। तो मजदूरों ने जब ये टीले दिखाए तो इनकी खोज की गई, इनकी खुदाई की गई। तो देखा गया कि धीरे धीरे जितना खोद रहे थे उतने ही वो ईंटें निकल रहे थे। तो इसके पश्चात में फिर क्या हुआ, इन सभी स्थानों की खुदाई के लिए भारत में 1861 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, यानी पुरातात्विक विभाग बनाया गया। और जब पुरातात्विक कब बनाया गया तो 1861 में। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने समावेश किया। आप इसको अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट में आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 1861 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई और पुरातात्विक विभाग के जो जनक थे, यानी जो अध्यक्ष थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहता है? पुरातात्विक विभाग का जनक बोला जाता है। याद रखना, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1861 में की गई। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्हें ही पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है। 2 वर्ष पश्चात 1863 ईस्वी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रुसफुट और इन्हीं के एक मित्र थे जिनका नाम था विलियम किंग। इन दोनों लोगों ने मिलकर पल्लवरम नामक स्थान, दक्षिण में पल्लवरम नामक स्थान से उन्होंने पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए। पुरातात्विक अवशेष
यहाँ से मिले सर्वप्रथम, इसीलिए जो रॉबर्ट ब्रूस फुट को पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक ही प्रकार से याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की या पुरातात्विक विभाग की जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अगर पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि उन्होंने 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले इन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए। ठीक है, बात बढ़ती रही धीरे धीरे, क्या हुआ, तो 1921 ईस्वी में अध्यक्ष बनाए गए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय एक व्यक्ति थे, पुरातात्विकविद थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में एक मोहनजोदड़ो नामक शहर की खुदाई की, खोज कर ली। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना। दयाराम साहनी ने 1921 में और राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। क्या क्या मिला, क्या क्या इसमें, तो 400 से लेकर के 500 प्रमाण मिले। सबसे अधिक जो प्रमाण मिले वो मिले गुजरात में, सबसे अधिक प्रमाण गुजरात के क्षेत्र में मिले। और कितने प्रमाण मिले, तो 400 से लेकर 500। अब इसमें मिला क्या, तो इसमें मिले मृदभांड। अब मृदभांड क्या होता है, तो मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन या मटके मिले, है ना, जिन पर लाल रंग की कलाई की गई थी। किस प्रकार का रंग चढ़ा हुआ था, तो लाल रंग चढ़ा हुआ था। दूसरा क्या मिला, तो मनके मिले। मनके में होता है आभूषण, आभूषण मिले। और आभूषण किस चीज के बने हुए थे, तो उसमें की जो आभूषण बने थे वो हाथी के दांत, सीप, सीपी, है ना, इस प्रकार की चीजों से आभूषण बने हुए थे। मोहरे भी मिली, है ना, यानी इस प्रकार जो पैसा वहां चलता था, करेंसी चलती थी, वो मोहरे भी मिले। और वो मोहरे थी सेल खड़ी पत्थर, एक बहुत ही मूल्यवान पत्थर था जिसका नाम था सेल खड़ी, उसकी मोहरे मिली। ईंट मिली, है ना, पक्की ईंटें मिली। पक्की ईंटों का जो साइज था वो 4:2:1 था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और अधिकतर जितनी भी चीजें मिली उन पर एक कलाई थी। कलाई जो होता है उसमें एक चित्रांकन था। कौन चित्रांकन, तो मछली के आकार का अधिकतर उसमें चित्रांकन देखने को मिलता है। और अधिकतर जो आकृतियां बनी हुई थी यू आकार की बनी हुई थी। किस आकार की, यू आकार की, अंग्रेजी अक्षर की यू आकार की आकृतियां बनी हुई थी और मछली के चित्र छपे हुए थे अधिकतर। और इस शैली को बोला गया ब्रुस्टोफेदन शैली। कौन सी, ब्रुस्टोफेदन शैली, भाव चित्रात्मक शैली। ठीक है, ये मुहरें प्राप्त हुई है, ये मुहरें प्राप्त हुई है जिसमें चौकोर, बेलनाकार, इस प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं। और इन मोहरों में एक सींग वाले बैल का वर्णन, यानी इसमें इनका चित्र बनाया गया। ठीक है, तो और कौन कौन सी चीजें हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कहां कहां ये चीजें मिली है ना, इसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता पाई गई उसका विस्तार कहां कहां तक है, और इसका विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन आया हुआ कि विस्तार कैसा है, त्रिभुजाकार। देखिए ये विस्तार सबसे ऊपरी क्षेत्र में चले जाएंगे तो एक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहां पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो वहां पर एक स्थान है मांडा, मांडा तक खुदाई की गई और यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। जिला कौन सा पड़ता है, तो अखनूर जिला पड़ता है। कहाँ क्या पड़ता है, अखनूर। और इधर चले जाइए फिर सीधे दक्षिण साइड में 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर जब नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, नदी पड़ती है नर्मदा नदी, जो कि महाराष्ट्र में है। स्थान पड़ता है दैमाबाद, अहमदनगर में है। दैमाबाद अहमदनगर में यहाँ तक की खुदाई की गई, यहाँ तक की पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर इधर चले जाएंगे, पश्चिम की बात करेंगे तो पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान, है ना। यहाँ पर एक स्थान है सुदकांगेलोर, काशी नदी के किनारे, यहाँ तक अवशेष मिले हुए हैं। इधर चले जाएंगे मेरठ जिला, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे तक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना, क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। कौन सी नदी, सबसे ऊपर नदी कौन सी है, चिनाब नदी। नीचे कौन सी है, नर्मदा नदी। इधर कौन सी है, तो हिंडन नदी। इधर कौन सी है, तो दास नदी है। ठीक है, स्थान भी आपको देख लेना है।
अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़िए। देखिए एक स्थान अभी आगे पढ़ाया जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो काली गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आगे अभी आपको बताया जाएगा। कालीबंगा, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, ये तो नदियां हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर समय अंतराल की बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, है ना, ये समय काल था हड़प्पा सभ्यता का। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले, है ना, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता। और अभी तक बताया गया लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है, और 1500 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो योजना थी वो कैसी थी। नगर योजना को पढ़ लेंगे सबसे पहले। तो नगर में क्या था, एक तो नगर के भाग दो पार्ट में बटे हुए थे। एक था निचला सिरा और एक था ऊपरी सिरा। ठीक है, तो जो निचला सिरा था वहां पर आम जनता निवास करती थी। ऐसे ये निचला सिरा था, यहाँ पर आम जनता निवास करती थी। इधर नदी थी और नदी के किनारे आम जनता निवास करती थी। एक स्थान जो था दुर्ग बना हुआ था, यह जो ऊंचे पर स्थान था। तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, दो पार्ट थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, जिसमें कि ये नगर नियोजन व्यवस्था थी। भवन कैसे थे, तो भवन में क्या क्या मिला हुआ है, तो भवन में मिला हुआ स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला हुआ है। अन्नागार मिला हुआ है, गोडाउन मिले हुए जहाँ पर अन्न रखा जाता है। पुरोहित आवास मिला हुआ है, ठीक है, श्रमिकों का आवास मिला हुआ है। तो ये सभी चीजें मिली हुई जो कि पक्की ईंट की बनी हुई है, दो दो इमारतों की मिली हुई है। ठीक है, अगर नगर विन्यास देखेंगे, नगर का जो साइज किस प्रकार से आकार था, तो नगर का साइज था ऐसे, ये देखिए, समकोण आकार पर जो सड़कें थी वो समकोण आकार पर काटी थी। जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे जो प्लानिंग हो रही है, तो जो प्लानिंग हो रही है तो क्या करते हैं, बीच में रोड डाल देते हैं, इधर इधर रोड डाल देते हैं, और इधर इसके किनारे सब घर बन जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से नगर नियोजन जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। जितनी भी सड़कें थी वो समकोण आकार पर थी, जिससे कि जाम जैसी कोई भी समस्या नहीं रहती थी। और जो यहाँ के लोग थे उनकी सबसे अच्छी व्यवस्था ये थी कि जो घर था ना, घर के जो दरवाजे थे वो सामने रोड की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर दरवाजे लगे हुए थे। दरवाजे कहाँ थे, पीछे की ओर, जिससे कि जाम वाली कोई समस्या न रहे। तो ये था नगर विन्यास। दरवाजे की बात करें तो घरों में जैसे कि आजकल आप देखते हैं दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार से दरवाजा भी थे और खिड़कियां भी थी। और सड़कें, मैंने बताया कि सड़कें पक्की सड़कें मिली हुई हैं, जो कि 90 डिग्री की मिली हुई है, यानी कहने का अर्थ है समकोण आकार की सड़कें मिली हुई हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं आगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। जिस प्रकार से आज आप लोग देखते हैं शहरीकरण में, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो हमारे देश में मौजूद थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब देखेंगे समाज, यानी जो उस समय का समाज था वो कितने पार्टों में बटा हुआ था, तो समाज के बारे में देख लेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की में जो नगरी जीवन था वो कैसा था। जो नगर, तो नगर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो समाजी जीवन था वो किस प्रकार था। तो जो समाजी जीवन था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। देखिए पहला जो वर्ग था विद्वान वर्ग था, फिर दूसरा योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। तो 4 प्रकार के वर्गों में सिंधु घाटी सभ्यता के का जो समाजी जीवन वो विस्तृत था। श्रमिक क्या करते थे, है ना, मजदूरी का काम करते थे, और व्यापारी व्यापार काम करते थे। योद्धा क्या करते थे, वो
रक्षा करते थे अपने राज्य की, और विद्वानों पुरोहितों के द्वारा क्या किया जाता था कि लोगों को शिक्षा दी जाती थी, है ना। अगर हम भोजन की बात करेंगे तो भोजन दो प्रकार का था, उस समय भी दो प्रकार का, जिस प्रकार से आज देखते हैं, तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के का भोजन था। और लोग कुछ लोगों को मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का जीवन को व्यतीत करते, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ अलग चीजें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले समाधान देख लेते हैं, है ना, कि समाधान यानी समाधान से आशय है कि जो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसके पश्चात में उसको किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मृत्यु के बाद उसे दफनाए जाने के प्रमाण मिले हुए हैं। लेकिन ये किस प्रकार से प्रमाण, तो ये तीन प्रकार के। एक तो पहला दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात में उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद में जो अस्थियां होती हैं उनको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या सिंधु नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये पहला क्या होता है, दाह संस्कार, जो कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या होता है, तो आंशिक समाधान में क्या व्यवस्थाएं थी, तो एक व्यक्ति जब मृत हो जाती थी, है ना, यानी ये एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी उसके पश्चात उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जंगल में जब छोड़ दिया जाता था तो क्या करते थे, जो जानवर हैं उसके जो मांस खा लेते थे। जब हड्डियां बचती थी तो लोगों के द्वारा वो हड्डियां लाई जाती थी और हड्डियों को क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। तो इसे बोला जाता था आंशिक समाधान। इससे क्या लाभ होता था, उस समय के लोगों की मान्यता थी कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो भी किसी ना किसी के काम आ जाए। तो ऐसी अवस्था में क्या करते थे, जो व्यक्ति जब खत्म हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके शरीर को जानवर खा लेते थे, पशु पक्षी खा लेते थे, जिससे कि उसका शरीर मरने के बाद में भी काम में आ जाता था। पूर्ण समाधान क्या है, तो पूर्ण समाधान क्या होता था, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफना दिया जाता था, जिस प्रकार से अभी दफना दिया जाता है। तो ये क्या है, ये पूर्ण समाधान होता है। तो तीन प्रकार की प्रक्रियाएं थी, है ना। तो अब क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में दो प्रकार की केवल है, ये आंशिक समाधान बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र ऐसे मिले और कौन कौन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई और कौन कौन स्थानों से हमें क्या क्या मिला, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे देखो हड़प्पा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की। और यह स्थल रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिला साहिवाल पंजाब राज्य पड़ता है। और यह है कहाँ पर, ये पाकिस्तान में, ठीक है। क्या क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ मिला हुआ श्रमिकों का आवास, श्रमिकों का एक आवास मिला हुआ, मजदूरों का आवास मिला हुआ, जहाँ पर मजदूर जब कहीं पर काम करते थे, काम करने के पश्चात में जहाँ विश्राम करते थे या जहाँ पर उनकी मंडी लगती थी, लोग वहाँ पर आते थे, वहाँ से लोग बुला कर लेकर जाते थे। तो एक श्रमिकों का आवास मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त को 6 सीधी रेखा में अन्नागार मिले हुए, बड़े बड़े से अन्नागार, है ना, वो सीधी रेखा में मिले हुए। कितने मिले हुए, तो 6 मिले हुए। तो अन्नागार यहाँ भी मिले हुए हैं और अन्नागार ये मोहनजोदड़ो में भी मिले हुए हैं। और क्या मिला हुआ, तो एक मिला हुआ है लकड़ी का ताबूत। इसके अतिरिक्त RH37 ये कब्रिस्तान एक मिला हुआ है, जहाँ पर विदेशियों के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, प्रस्तर की एक मूर्ति भी मिली हुई है पुजारी की, कहाँ मिली हुई है, वो हड़प्पा में मिली हुई है, ठीक है। तो इतनी चीजें हड़प्पा में मिली हुई हैं। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। काफी बार क्वेश्चन ये आया होगा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक है। सिंध का नकलिस्तान या बाग भी से बोला, सिंध का बाग या नकलिस्तान भी से बोला जाता है। और यहाँ पर मिला क्या, तो यहाँ पर भी मिला हुआ है पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार मिला हुआ है, ठीक है, विशाल अन्नागार मिला हुआ है,
कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली, आदिदेव शिव की मुहर भी यहाँ मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो आपको याद रखना है कांसे की नर्तकी की मूर्ति और आदिदेव शिव की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति कहाँ पर मिली हुई है, हड़प्पा में मिली हुई है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है, जिससे कि जैसे ही एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखते हैं। इसके बाद देखो दूसरा स्थान कौन सा मिला, धौलावीरा। धौलावीरा, ये धौलावीरा क्या है, तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 ईस्वी में। कब की थी, जेपी जोशी ने 1967 में की थी। और इनके साथ में इनके मित्र थे जिनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने 1990 में यह स्थान लूनी नदी के किनारे, कौन सी नदी, तो लूनी नदी के किनारे जो कि कच्छ जिला, जो कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, वहां पर धौलावीरा की खोज की गई। और यहाँ पर क्या था, जो नगर था, अभी तो देखो नगर बताया गया, नगर कितने क्षेत्र में, 2 क्षेत्र में बटा हुआ था, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग था। ठीक है, एक निचला सिरा था, एक दुर्ग सिरा था। लेकिन यहाँ पर धौलावीरा में 3 क्षेत्र पाए गए, एक तो दुर्ग नगर पाया गया, दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, एक मध्य नगर पाया गया, एक निचला नगर पाया गया। तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 नगर पाए गए, 3 प्रकार के स्तर पाए गए नगर के। ठीक है, तो दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, पत्थर की नेवले की मूर्ति यहाँ पर मिली, मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ पर मिला हुआ है, यानी आभूषण बनाने का कारखाना कहाँ मिला हुआ है, तो वो मिला हुआ है धौलावीरा में। ठीक है, आ जाइए कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियां। ठीक है, इसकी खोज को जो की थी वो अमलानंद घोष ने की थी 1951 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इसके साथ साथ में इनके साथ थे ब्रजवासी लाल व बाल कृष्ण थापड़। ठीक है, कुछ क्षेत्रों की खोज पहले अमलानंद घोष ने की, उसके बाद में कुछ क्षेत्रों की खोज की थी 1959 ईस्वी में की थी ब्रजवासी लाल ने और बाल कृष्ण थापड़ ने। क्या क्या मिला हुआ है, तो इसे काले मिट्टी की चूड़ियां भी कहा जाता है, काली मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा को। यहाँ पर मिले हुए जुते हुए खेत के प्रमाण, तो याद रखना क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हुए हैं, तो वे मिले कालीबंगा में। पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं, मिट्टी की चूड़ियां मिली हुई हैं, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं, हवन कुंड, तो ये सभी चीजें कहाँ मिली हुई, ये सभी चीजें मिली हुई हैं कालीबंगा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, जो कि एक बंदरगाह क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल, तो लोथल की खोज R.S. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यह स्थल भोगवा नदी, कौन सी नदी, भोगवा नदी के किनारे है, जिला अहमदाबाद गुजरात भारत में यह स्थान स्थित है। और यह क्या, ये बंदरगाह क्षेत्र है जहां पर जहाजों का उस समय जो व्यापार होता था वो लोथल में होता था। तो ये बंदरगाह क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सी चीजें मिली, क्या क्या मिला हुआ देखिए। यहाँ पर एक गोदीवाड़ा, यह एक क्या है, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह है। और दरवाजे यहाँ पर क्या, अभी तक मैंने बताया जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन यह एक स्थान वो था जहाँ पर दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र था, लोग क्या करते थे, वो उनको बार बार निकलना होता था, अपने सामान को बंदरगाह तक लेकर जाना होता था, व्यापार करना होता था, इसीलिए यहाँ के जो दरवाजे थे वो सामने की ओर खुलते थे। यहाँ पर क्या मिला हुआ, तो चावल, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हुए हैं, धान की भूसी के प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं, चोंच में मछली दबाए, चोंच में मछली दबाए, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का अंकन वाला एक जो है जार मिला हुआ है, पंचतंत्र की कहानी से जो कि लिया गया है। तो ये चीजें मिली हुई है लोथल में। ठीक है, याद रखना ये बंदरगाह क्षेत्र है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। समुद्रों देखो क्या है, समुद्रों की खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने, कब की थी, 1925 ईस्वी में की थी, तथा मजुमदार ने की थी। कुछ क्षेत्रों की खोज मजुमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। यह जो
स्थान है वह सिंध नदी के किनारे जिला पड़ता है नवाबशाह, सिंध में है, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिला, तो यहाँ पर मिला दुर्ग रहित नगर। देखो अभी मैंने बताया जो नगर होते थे वो दो नगर होते थे, एक में दुर्ग बना हुआ था, एक में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर चौंतरू में दुर्ग नहीं बना हुआ था, दुर्ग रहित नगर यहाँ पर मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा स्थान था जहाँ पर जो एक प्रकार से देखा जाए एक मार्केट था, एक बाजार था, बाजार, इसीलिए यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था, सब किसी का आने जाने के लिए यहाँ पर रोक नहीं थी, सभी लोग आ सकते थे। तो एक मार्केट क्षेत्र था। और क्या मिला, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले, 4 पहिया खिलौना गाड़ी मिली, मनका यानी चूड़ी बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला। तो याद रखना चूड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला, तो वो मिला चौंतरू में। इसके अतिरिक्त मैंने बताया यहाँ पर ब्यूटी पार्लर जैसे सामान मिले, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर बड़ी सी मार्केट है जहाँ पर स्त्रियों के श्रृंगार से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ पर लिपस्टिक मिला, काजल मिला, उस्तरा, कंघा, है ना, क्रीम, पाउडर, इस प्रकार की सारी चीजें यहाँ पर मिली, कहाँ पर, चौंतरू में। ठीक है, तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की और वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके।